डियर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड रिसर्चर्स। बहुत दिनों से मैंने पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कोई सेशन नहीं लिया था। तो मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी काफी टाइम से कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जब हम करते हैं उसे कैसे करें। ठीक है। अब देखिए, मैं हमेशा रिसर्च की हर प्लेलिस्ट पर बोलती हूँ कि मैं डिस्क्लेमर देती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज से और जो मैं अपने मेंटोर से सीखती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो अगर आप जो भी यूनिवर्सिटी से एनरोल्ड है या आपका कौन सा भी सेंटर है, भले वो कोई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, आपका रिसर्च सेंटर इंडिपेंडेंट, या आप अपने गाइड से जरूर पूछिए मेरी सेशंस की गाइडेंस लेने से पहले। आपने मेरा सेशन देख लिया, आपको समझ आ गया कि ऐसे भी कर सकते हैं, या अब तक आप पीएचडी में एनरोल ही नहीं हुए तो आपको अब तक पता ही नहीं था। तो ठीक है। तो हमेशा हर पीएचडी कैंडिडेट को मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी आप कोई भी डिसीजन अपनी पीएचडी का लेते हैं को अपनी गाइड से, अपने सेंटर से और अपनी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस को जरूर कंफर्म करें। ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। और जैसे मैं नेट सेट को पढ़ाती हूँ, हमारा तो नेट सेट का एक क्वेश्चन रहता है कि पीएचडी के टाइम, रिसर्च के टाइम सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज कौन सा है पीएचडी का। तो एक अच्छा रिसर्चर हमेशा रिसर्च जब मेहनत करना स्टार्ट करता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर सबसे ज्यादा टाइम देता है। ठीक है। अब हाँ, जैसे हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से और अगर आप कोई दूसरे सिटी से या कोई से भी यूनिवर्सिटी से, आपको ये याद रखना है कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बनाने जाते हो, आपके टॉपिक के अंदर आप 25 रिसर्च पेपर्स और जो बेस पेपर्स होते हैं, बेस पेपर्स का मेरा कहने का मतलब है जैसे अगर आप सर्विस क्वालिटी मॉडल पढ़ोगे, कॉमर्स मैनेजमेंट और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स आप देखते हो उसमें सिलेबस है सर्विस क्वालिटी, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं SCRVQAL। इसका बेस पेपर है ना 1984 1988 का है। ठीक है। परशुरामन, जीतमल और वेल, उन्होंने, ये तीन लोगों ने, ऑथर्स ने मिलके एक कॉन्सेप्ट दिया, एक रिसर्चर्स ने। ठीक है। तो वो अब तक पॉपुलर मॉडल है। तो 1988 का अगर आपको वो बेस पेपर मिलता है तो आप वहां से स्टार्ट कीजिए। हर हर पेपर का हर थ्योरी, और थ्योरी कहाँ से ढूंढ सकते हैं ये मेरी प्रीवियस वीडियोस पर है। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप मेरी प्लेलिस्ट ढूंढिए जिसमें मैंने बना रिसर्च सीखे। मैंने उसमें सब कुछ बताया कि आप कहाँ से पेपर्स ढूंढ सकते हो, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का डेटाबेस क्या है, गूगल स्कॉलर क्या है, या फिर आप शोध गंगा पर कैसे थीसिस को स्टडी कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा बताया आपको। और अगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या हो गई है, हमको टाइम नहीं देना है, हमको चैट जीपीटी से या फिर किसी ऐसे बंदे को पकड़ ले जिसको पेमेंट देके अपना काम कराना है। ठीक है। तो ये सब बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, तो वो मत कीजिए। जब भी आप रिसर्च प्रपोजल की स्टेज पर होते हैं, हमको नॉलेज नहीं होती, बट भगवान ने हम सबको रीडिंग की क्षमता दी है। तो अगर आप पास्ट किसी का पेपर्स देख के या फिर अपने कोई थीसिस देख के, या जैसे मैं गाइडेंस देती हूँ मेरी वीडियोस जो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, या आपको कोई भी चैनल पसंद आता है उसकी वीडियोस देख के अगर आप कुछ खुद से मेहनत कर सकते हैं, तो उससे बढ़कर कोई भी मैं बोलूंगी सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है। तो आपको बेस पेपर ढूंढना है थ्योरी का, कौन सी थ्योरी आप यूज करने, बहुत सारी थ्योरी है, तो आप वो थ्योरी ढूंढ के आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन जो पूछा गया कि मैम रिव्यू ऑफ लिटरेचर हम कैसे करते हैं, तो मैंने आपको अभी इस सेशन में ये बता रही हूँ कि आप इजी वे से भी अपने लिए कैसे रिकॉर्ड बना सकते हैं। देखिए, हम जब यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, तो हमारी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमको वर्ड फाइल पर हम अपने ये हर रिव्यू का पैराग्राफ्स बना के जाते हैं। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर सपोज ड्यूरिंग द पीएचडी आपको 100 रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने, और अगर आप A4 साइज पर प्रिंट आउट करते हैं, तो अगर आप 12 या 13 लाइन भी लिखते हो एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर पर, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 2.5 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या मैक्स टू मैक्स आप 8 लाइनें भी लिखते हो तो 3 रिव्यू ऑफ लिटरेचर फिट हो जाते हैं। ठीक है। हम पैराग्राफ्स लिखते हैं, ऑथर का नाम लिखते हैं, सरनेम लिखते हैं, ब्रैकेट्स में आप ईयर लिखते हो और उन्होंने क्या बोला है वो लिखा जाता है। ठीक है। अब याद रखिए, जब आप थीसिस बना रहे हो, रिसर्च पेपर कर रहे हो, तो जब पब्लिश, मतलब मैं जब लिख रही हूँ तो वो पास्ट टेंस हो जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट टेंस में लिखा है या पास्ट टेंस में। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पहले किया जाता है, तो वो पास्ट टेंस में आता है। ठीक है। और रिव्यू ऑफ लिटरेचर मैंने अभी जैसे पैराग्राफ में लिख दिया, बट मैं अपने रिकॉर्ड्स के लिए हम इजी वे में क्या करेंगे, ऐसे एक्सेल की शीट बना लेंगे। इसमें हम लिख देंगे ईयर एंड डेट ऑफ पब्लिकेशन, आप जो सा पेपर रेफर कर रहे हो। ठीक है। फिर हमारे पास है ऑथर्स, ऑथर्स के आप नाम लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल दे रही हूँ अपने खुद के पेपर का, कंवलप्रीत कौरपुरी।
तो यहाँ पर मेरा टाइटल ऑफ रिसर्च है स्टडी ऑन इवेल्युएटिंग एंटीसीडेंट्स ऑफ यूसेज ऑफ चलो मोबाइल एप्लीकेशन बीएसटी बस इन वेस्टर्न सबर्ब्स ऑफ मुंबई। ये मेरे रिसर्च पेपर का टाइटल है, ठीक है। फिर इसमें टाइप ऑफ जर्नल आपने कहाँ पर पब्लिश किया, आईएसएसएन या फिर आईएसबीएन आपको लिखना है, उनके नंबर्स लिखने हैं, तो ये आप जर्नल डिटेल्स लिख सकते हो। ओके, इम्पैक्ट फैक्ट आपको जो भी चाहिए ना, वो भले आपको 5 मिनट की मेहनत लगेगी ये कॉलमनर फॉर्म में, बट एंड में जब आपका वाइवा लगने वाला होगा या फिर आपको कोई तुरंत पूछेगा कि इस पेपर में क्या कहानी थी, तो आप यहाँ पर आके सिंपल अपनी 2 लाइन की समरी पढ़ेंगे और आपको वो याद हो जाएगा। देखिए, पीएचडी किसी मिनिमम 3 इयर्स की रहती है, तो 3 इयर्स तो आप उस टॉपिक के साथ है। कुछ लोगों ने पहले 2 साल पहले मेहनत की है तो 5 साल, और कुछ लोगों की पीएचडी कोई भी रीजन से डिले हो जाती तो 3 4 5 6 साल। तो किसको याद रहता है हमने क्या किया। तो अगर आप ऐसे टेबुलर फॉर्म पर बनाइए, और प्लीज ऐसी जगह पर बनाइए जो आपको बाद में याद रहे, या आपका कंप्यूटर सिस्टम खराब भी हो जाए तो आपके डेटा को नुकसान नहीं हो। ठीक है, जब हम न्यू रिसर्चर होते हैं तो हमें ये बहुत सारी गलतियां करते हैं। ओके, तो फिर अब ये ना रिसर्च गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। वो स्टडी क्यों प्रपोज की गई, अब मैंने ये स्टडी क्यों प्रपोज की थी, क्योंकि जब मैं ये पेपर की पब्लिश, तब उस टाइम है ना मोबाइल एप्लीकेशन चलो नया नया आया था बीएसटी बस का। तो वो रिसर्च क्या था कि लोगों को उसकी अवेयरनेस थी या सेटिस्फेक्शन थी कि नहीं, तो वो स्टेज पर था मेरा पेपर। तो ये रिसर्च गैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप याद रखिए, रिसर्च गैप के बिना आपकी रिसर्च अधूरी है। तो रिसर्च गैप मुझे मिल गया। फिर मैंने उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे, 5 ऑब्जेक्टिव्स, 3 ऑब्जेक्टिव्स, जो भी आप थीसिस का रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो, आप न्यूज़पेपर का रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर रहे हो, या आप जो भी कर रहे हो, तो वहां पे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लिख दोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा हाइपोथेसिस। अभी उस मेरी स्टडी के हाइपोथेसिस क्या थे, मैं आपको पेपर बता देती हूँ एक बार, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। फिर अगर आपको मैंने कौन सी थ्योरी यूज की, ठीक है, ये देखिए। तो मैंने थ्योरी कौन सी मॉडल यूज किया था, जैसे मैंने अभी सर्विस क्वालिटी बोली, तो यूटीए यूटी और यूटीए यूटी टू, ये थ्योरीज है, ये मैंने यूज किए। तो अगर ये मैंने यूज किए तो इसके अंदर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट्स क्या है, वो भी आप लिख सकते हो। स्टैटिस्टिकल टेस्ट कौन से लगाए हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स, तो जैसे काई स्क्वायर लगाए या फिर एनोवा लगाए, तो मैंने यहाँ लिख दिया मेरा टूल्स एंड टेक्निक्स स्मार्ट पीएलएस सॉफ्टवेयर था, और स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडलिंग टेक्निक थी। और अभी मैंने रिसेंटली अपने मेंटर्स के सेशन सुने हैं, तो वहां पर मुझे पता लगा स्ट्रक्चर इक्वेशनल मॉडल काफी अब पुरानी टेक्निक हो चुकी है, अब हम कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट, जैसे मैं अभी आपको पेपर बताती हूँ कि यूटीए यूटी में जो मॉड्यूल वेरिएबल्स थे कंस्ट्रक्ट थे, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, सैंपल साइज कितना लिया है, या फिर रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज किया गया है। ठीक है, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स क्यों यूज किए। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हर सेशन में, वेन एवर इन डाउट गो बैक टू योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर। कहाँ से पता लगेगा मैंने क्या कर सकती हूँ या कहाँ गलती, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर अपने अच्छे पेपर्स का बहुत डिटेल तरीके से किया है, तो आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, आपको जितने कॉलम्स करने ऐड करते जाइए, 5 मिनट की आपकी मेहनत लगेगी हर पेपर पर। आपने साथ में पैराग्राफ में भी नोट डाउन कर लिया, बट ये आपका एक डेटाबेस इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि फ्यूचर में आप अपनी वर्ड फाइल को भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। वो 15 लाइंस पढ़ने से अच्छा आप ऐसे ही पढ़ ले की कॉलम्स, तो आपका तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, याद रहेगा क्या। अब फाइंडिंग्स इस स्टडी की क्या थी, ये सारे मेरे कंस्ट्रक्ट से जो मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ कंक्लूजन, फाइंडिंग्स डिनोटेड दैट effort, expectancy, familiarity and social influence had a significant relationship towards behavioral intention of the चलो मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, ये मेरी फाइंडिंग्स थी। और यहाँ पर मैंने एंड में ये भी लिख दिया कि कंक्लूजन क्या है, बीएसटी नीड्स टू कंसीडर दिस फैक्टर्स, ये फैक्टर्स बीएसटी को कंसीडर करने टू एंकरेज मोबाइल एप्लीकेशन यूसेज इन मुंबई। द 7 decade old बस सर्विस शुड नॉट लूज टच बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी इशू, ऐसे मैंने आगे लिखती गई हूँ। ठीक है, और फ्यूचर स्कोप हमेशा इंपॉर्टेंट है। क्यों फ्यूचर स्कोप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि ये चलो मोबाइल एप्लीकेशन भी या बीएसटी बस भी है, तो आप इसमें क्या गैप था, तो उस टाइम फ्यूचर स्टडीज कैन एग्जामिन डेमोग्राफी फैक्टर्स एंड क्रिटिकल इवेल्युएट द एप्लीकेशन। तो क्या कभी किसी ने बताया चलो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, चलो का नेगेटिव एक्सपेक्ट किया, तो अभी आप मेरा मेरा पेपर बेस लेके आप वो भी स्टडी फाइंड आउट कर सकते हैं कि चलो अब अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, और ज्योग्राफिकल एरिया मुंबई था। तो आप ये सारी चीजें ऐसे नोट डाउन करते जाइए, और ये ऐसे 100 आपके बन जाएंगे रोज, 150 बनने चाहिए, बट आपके पास एक ऐसी फाइल रेडी हो जाएगी जो आपको कभी भी एंड में हेल्प होगी। ठीक है, हमारे यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में मैंने हमेशा देखा कि हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म हमारे यहाँ पर नहीं है। बट यस, अगर आपके यूनिवर्सिटी में या सेंटर में कहीं पर वो एप्लीकेबल है, तो आप ये ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा डेटाबेस बनता जाता है। और क्विक रेफरेंस है, आपको रिसर्च गैप पता है, मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उन्होंने कौन से वेरिएबल यूज किए। ठीक है, तो कल इसमें से हमारे बहुत सारे आंसर्स निकल जाते हैं। ओके, तो मैं अब आपको अपना पेपर भी दिखा देती हूँ, 1 मिनट।
मैंने ऑलरेडी अपने एक प्रीवियस वीडियो में अपना पेपर शेयर किया था। ये देखिए। एक मिनट। जस्ट अ सेकेंड। एक। ये देखिए, आई होप सो आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरा पेपर। तो ये देखिए, ये मेरा पेपर था, उसका टाइटल। अच्छा, अब मुझे कहना था, ये ना पूरा पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट टाइम रीड करें किसी ने अच्छे से यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया है। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये मेरा पेपर है तो एब्स्ट्रैक्ट अच्छे से, बट मेरे एब्स्ट्रैक्ट में आपको सारी आंसर्स मिल जाएंगे। तो एक बार मैं रीड कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। Digitalization and intelligent transport systems adds value to transportation. Chalo mobile application is one of the steps undertaken by Mumbai's BST, undertaking to solve the multiple challenges faced by the bus transport week. The motive of the study was to evaluate the antecedents. अब इसका मतलब नहीं पता तो आप ढूंढ सकते हैं। Of the usage of the Chalo mobile application among the BST bus commuters of western suburbs. तो ये geographical area है। द स्टडी कलेक्टेड प्राइमरी डेटा, तो ये पता लग रहा है कि कैसे कलेक्ट किया, तो आप ये भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। डेटा प्राइमरी डेटा था और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर यूज किया था बेस्ड ऑन द यूटीए यूटी एंड यूटीए यूटी टू थ्योरीज। फाइंडिंग्स ने जो बताया मैंने आपको बता दिया था कि इसका सिग्निफिकेंट है या नहीं है। एक मिनट, ये देखिए। ठीक है, फाइंडिंग्स डिनोटेड एफर्ट, एक्सपेक्टेंसी, ये सारे कंस्ट्रक्ट्स है। फैमिलियरिटी, सोशल इन्फ्लुएंस हैड अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप टुवर्ड्स बिहेवियरल इंटेंशन ऑफ द चलो मोबाइल एप्लीकेशन। द बीएसटी नीड्स टू कंसीडर दिस फैक्टर्स टू एनकरेज मोबाइल एप्लीकेशन यूसेज इन मुंबई। द 7 decade old bus services should not lose trust because of the reliability issue, क्योंकि बसें टाइम पर नहीं आती, ऐसे था उस टाइम। Thus, the investment in technology is essential, but the benefit should reach the masses. Future studies can examine demographic. तो यहाँ पर मैंने सारी कहानी लिख दी है, और अगर आप इतना सा भी पढ़ लेते तो आपको पूरा पेपर समझ आ सकता था। ये देखिए, इंट्रोडक्शन, फिर थियोरेटिकल बैकग्राउंड, ये जो मैंने मॉडल यूज किया है, मॉडिफाई अडेप्टेड है, आपको वो भी लिखना होता है। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप मुझे मांग सकते हैं मुझसे पेपर। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में इसका लिंक भी शेयर किया था, हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, देख लीजिए। और अपने स्टूडेंट्स, आजकल तो एमबीए वालों को, सबको, एमएमएस, सबको हेल्पफुल है ये रिसर्च पेपर्स के लिए, तो आप उनसे भी मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, इस स्टडी से क्या हेल्प हो जाएगी, स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या थे, हाइपोथेसिस क्या थे, रिसर्च मेथोडोलॉजी में रिसर्च डिजाइन, डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन है, डेटा कलेक्शन मेथड, सैम्पलिंग मेथड, सैंपल साइज कैलकुलेटर, फॉर्मूला कहाँ से लिया मैंने, वो सोर्स है, लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, और फाइनली ये मॉडल और उसका रिजल्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन से हमारी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इंप्लीकेशंस एंड रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ऐसे कॉलमनर फॉर्म पर जाइए और कोशिश कीजिए कि अपने लिए इजी बनाइए, और अपने आने वाले रिसर्चर्स के भी उसको इजी बनाइए। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और फिर मैं काफी सेशंस लेके कोशिश करती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है आप लोग के लिए अपडेट करती हूँ। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है और आप चाहते हैं मैं कोई टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड इंश्योर दैट योर पीएचडी इज अ गुड लर्निंग एक्सपीरियंस एंड यू एंजॉय दिस फेज। हम सबको स्ट्रेस होता है क्योंकि हमें समझ नहीं आता है, बट अगर कोई हमको सपोर्ट दे रहा है, मेंटरिंग कर रहा है, और हम कुछ कर पा रहे हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड स्टे ट्यून्ड। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में।